जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो मध्यकालीन इतिहास है इससे स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होगा फ्रेंड, हिस्ट्री को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला भाग है प्राचीन भारत यानी प्राचीन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत की हिस्ट्री में देखेंगे तो इसमें पाषाण युग, लौह युग, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सभी प्राचीन हिस्ट्री में आते हैं। मध्यकालीन में देखें तो मध्यकालीन हिस्ट्री फ्रेंड ये स्टार्ट होती है जब भारत पर अरबों का आक्रमण स्टार्ट होता है, और मुगल काल तक का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा जाता है। और आधुनिक भारत तीसरा भाग देखें। जैसे दूसरा भाग हमारा मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा पार्ट देखें तो तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखें तो आधुनिक हिस्ट्री में हम देखते हैं जब भारत पर यूरोपीय कंपनियां आने लगती हैं तब उस हिस्ट्री को हम आधुनिक हिस्ट्री का नाम देते हैं। तो इस तरीके से हिस्ट्री को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास। लेकिन मैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास को किस तरीके से आसानी से और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने इसको चैप्टर दे रखे हैं, टॉपिक है कि हमें इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी और याद करने में आसानी होगी। तो इसलिए मैं इसमें चैप्टर वाइज इसमें बांट दिया है ताकि टाइम के अनुसार काल में जो घटनाएं हुई उनको आसानी से डेट वाइज पढ़ा जा सके और आसानी से समझा जा सके। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले देखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। ये होता है फ्रेंड 712 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले 2 आक्रमण होते हैं लेकिन वो असफल रहते हैं। लेकिन जो 712 ईस्वी का है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था, तो इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा, तो इस आक्रमण को हम सफल मानते हैं और इसी से स्टार्ट होती है मध्यकालीन इतिहास की कड़ी। और इसमें फिर आगे हम देखेंगे मोहम्मद गजनवी। जब अरबों का आक्रमण होता है तो जो गजनी क्षेत्र है, ईरान इराक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी इस्लाम का प्रचार प्रसार हो चुका है। और इसी चीज़ को देखकर ये जब प्रेरित होकर मोहम्मद बिन कासिम जैसे शासकों से प्रेरित होकर ये भी भारत क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और भारत के राजाओं को पराजित कर कर यहाँ धन लूटते हैं। जो मोहम्मद गजनवी दो धन लूटता है, मोहम्मद गोरी यहाँ भारत पर शासन स्थापित करता है। फिर इसी दौर काल में जो भारत में चल रहा होता है राजपूत वंश, राजाओं जो राजपूत राजा हैं वो इनका शासन काल है अधिक क्षेत्रों पर। और जिसमें जो हम देखें राजपूत वंशों में परमार, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल आदि भारत के अधिक क्षेत्रों पर शासन कर रहे होते हैं। और ये जो राजपूत वंश हैं ये आपस में ही युद्ध करते रहते हैं। इनमें कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हैं मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी जैसे शासक और भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। और फिर स्टार्ट होती है संतलत काल कि भारत में जब मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है तो दौर शुरू होता है गुलाम वंश का। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ये भारत पर अपनी सत्ता जमाए रखते हैं और भारत पर शासन करते हैं। तो इसमें जो देखें हम सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में देखते हम गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसे गुलाम वंश क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसके जो 3 शासक रहे हैं वो एक दूसरे के गुलाम थे। जैसे हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश
कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश का नाम दिया गया है। फिर देखते हम खिलजी वंश। सल्तनत काल का सबसे इम्पोर्टेंट शासक है कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों को नगद वेतन, ये सभी जो चीज़ें हैं अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी और इससे बहुत से क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है तुगलक वंश। सल्तनत काल का सबसे लंबा अगर शासन काल देखें तो हम सबसे बड़ा है तुगलक वंशों का। तो इसमें हम देखें जो गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों के शासक थे, ये तुर्की थे। ये वंश आपको याद रखना है। ये तीनों के जितने भी इसमें शासक आते हैं सभी तुर्की हैं, लेकिन बाद में जो सैयद वंश लोदी वंश आता है ये अफगानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सैयद वंश कब स्टार्ट होती है इसकी, जब भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण होता है 1298 ईस्वी में 1398 में होता है। तो फिर होती है जो उसका सैनिक है खिजर खां, उसको यहाँ की सूबेदारी सौंप कर चला जाता है तैमूरलंग और भारत में हो जाती है सैयद वंश की स्थापना। फिर सैयद वंश के शासक को हराकर बहलोल लोदी फिर शासक बनते हैं और फिर लोदी वंश चलता है और लोदी वंश में जो आखिरी शासक है इब्राहिम लोदी, उसको हराते हैं बाबर और फिर हो जाती है भारत में मुगल वंश की स्थापना। तो इस तरह हमने सल्तनत काल देखा। सल्तनत काल को सल्तनत काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो शासक रहे हैं अधिकतर शासकों ने सुल्तान जो खलीफा है, खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी, इसलिए इस काल को सल्तनत काल नाम दिया जाता है। इसी में हम देखें जो दक्षिण भारत का हम देखें तो दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य स्थापित होते हैं और वो होते हैं जो तुगलक वंश का शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासनकाल में एक तो होता है विजयनगर साम्राज्य जो कि हिंदुओं द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य था, जिसमें हरि और बुक्का स्थापित करते हैं, और एक था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य ये मुस्लिमों द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य था। ये दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं, हम एक एक कर इसके बाद में पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। तो भक्ति और सूफी आंदोलन देखें तो इसमें हम देखते हैं जो भक्ति आंदोलन किसे कहा गया है, जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ और आडंबर आ गए थे उनको ख़त्म करने के लिए, भक्ति को आसान करने के लिए जो संतों ने आंदोलन किए, जैसे कबीर, रामानंद, रैदास, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने भक्ति को आसान करने के लिए शिक्षाएं दी, दीक्षाएं दी, तो इसीलिए हम इसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। सूफी आंदोलन किसे कहा जाता है, सूफी होते हैं जो मुस्लिम धर्म में भी कुरीतियाँ और आडंबर आ चुके थे, तो इसमें जो संतों ने जो भक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा को आसान करने के लिए, आडंबरों कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए शिक्षाएं दी, तो इसे हम सूफी आंदोलन कहते हैं। तो ये भी इसी के टाइम में दौर में चला, इसलिए इसी काल में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं मुगल वंश। मुगल वंश में आपको पता होगा, तो इसमें जो मुगल वंश की स्थापना करते हैं बाबर के पुत्र हैं हुमायूं। लेकिन हम देखें बाबर और हुमायूं तक का जो मुगल काल है वो पूरी तरह से अच्छी तरह स्थापित नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि ये 4 साल के बाद इनकी बाबर की मृत्यु हो जाती है, और जब हुमायूं सत्ता पर आते हैं तो फिर जो शेरशाह सूरी हैं वो हुमायूं को पराजित कर देते हैं 1540 में। तो पराजित करने के बाद मुगल वंश फिर हट जाता है भारत से, फिर सूर्यवंश की स्थापना हो जाती है 1555 तक। 15 वर्ष सूर्यवंश के शासनकाल के हैं, लेकिन फिर हुमायूं फिर आते हैं और जो सूर्यवंश के शासक हैं उनको फिर पराजित कर देते हैं, और फिर भारत
फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 1555 फिर 1556 में जो हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है, फिर मुगल वंश डगमगा जाता है और फिर जो भारत पर हेमू है वो दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। लेकिन फिर मुगलों की अच्छी किस्मत होती है, ये फिर हेमू को हरा देते हैं और भारत में एक फिर सत्ता स्थापित होती है मुगलों की अकबर द्वारा। और अकबर वैसे तो इसमें 15 वर्ष के ही है, लेकिन बैरम खां उसका संरक्षक है और बैरम खां हेमू को हरा देते हैं और भारत में फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ से देखो 1556 से लेकर 1857 तक भारत में देखें तो मुगलों का ही स्थापन देखने को मिलेगा। और इसी काल में बहुत से स्थापत्य साहित्य लिखे गए। मुगल काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जैसे जहांगीर के काल में कला और चित्रकला बहुत ही फेमस दौर पर रही। फिर शाहजहाँ का जो काल है वो तो स्थापत्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, ये सभी शाहजहाँ के शासनकाल में बने। और फिर औरंगजेब और बाद में आता है उत्तर मुगल काल और उसका पतन। तो ये हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में, हमें ये चीज़ें आसानी से पढ़ेंगे ताकि आपको इसको मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने में इंटरेस्ट और इसमें जो क्वेश्चन बने आपका एक भी इसमें सभी क्लियर हो। तो इसलिए तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप इस पर चैनल पर बने रहें ताकि आपको ये मध्यकालीन इतिहास बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।